क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ इरशाद कुरैशी। कुरैशी जी, हम बात कर रहे हैं 2024 को लेके कि मोदी जी के जिस तरह से 9 साल के कामकाज रहे, उससे क्या अपने देश के वासियों को, नागरिकों को कोई सुख सुविधा मिली या परेशानी देखने को मिली? देखो, ये आदमी की अपनी अपनी सोच है। कोई आदमी किसी को किसी चीज़ से सोचता है, कोई किसी बात पे सोचता है। मेरी अपनी सोच ये है कि मोदी जी ने जब से हुकूमत संभाली है, जब से भारत ने तरक्की भी करी और भारत के हितों के अंदर उन्होंने बहुत सारे काम करे। अब ये काम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है या उसको नहीं समझ पा रहे वो, ये अलग विषय है। अब जैसे कि मैं एज ए मुस्लिम एक बात ही बता दूं, मुस्लिमों के हित के अंदर मोदी जी ने बहुत सारे काम किए। जैसे तलाक़ का मसला हल कराया, 3 तलाक़ का वही मैटर है, तलाक़ का मसला हल कराया। वो मोदी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मुसलमानों को एक तोहफे के तौर पे दी है। अब मुसलमान उसको नहीं स्वीकार करते, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे मानता हूँ जो मुस्लिम औरतों को दी गई। आज हम लोग शहरों में रहते हैं, हमें इस बात के लिए मालूमात नहीं है कि मुस्लिम औरतों पे क्या क्या जुल्म होते हैं। जब हम इन शहरों से निकल के और कस्बा देहातों में जाते हैं ना, और वहाँ जब हमें पता लगता है कि घर बैठे बैठे लोगों ने 4-4 बच्चों के बाद तलाक़ें दे दी और उन बच्चों का पालन पोषण भी कोई नहीं कर पा रहा, ना उसके दादा दादी उसकी ज़िम्मेदारी लेते, ना उसका शौहर तो कहता है मैंने छोड़ दी। अब वो औरत क्या करे उन बच्चों को लेके? तो इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई जिस दिन ये फैसला आया। अच्छा, 3 तलाक के फैसले से आप खुश हैं? हम खुश हैं और बहुत लोग खुश हैं। अब जिन लोगों की दुकानें चलानी है, जिन्होंने, हो सकता है वो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में खुश ना हो। ये फैसला बहुत अच्छा रहा। ऐसे 9 साल के इनके कामकाज देखे जा रहे हैं मोदी जी के, तो उसमें राजनीति ये भी निकल के आ रही कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिमों के ऊपर दबाव डालते हैं, मुस्लिमों की जो बातें हैं उनको दरकिनार करते हैं, उनको सुनते नहीं हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिमों पे तो दबाव उनके अपने नेता ही डालते हैं जो उनको रास्ते से भटकाते हैं। बड़ी बड़ी तंजीमें लगी हुई हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती हैं अंदर गिरोन, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो मुसलमानों की हमदर्द बनी हुई है। पहली बात तो उनको समझने का दौर है कि उनको किस तरह समझ आए। अभी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसको एक मुस्लिम वर्ग के अंदर एक ख़ास वर्ग है, वो उसको बहुत मानता है। एक मुस्लिम वर्ग के अंदर एक ख़ास वर्ग ऐसा है, वो उस तंजीम को बहुत मानता है, लेकिन वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही काम करती है, लेकिन नाम मुसलमानों का लेके करती है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक हैदराबाद में पार्टी है AIMIM, असुद्दीन ओवैसी उसके प्रमुख हैं, उसके संस्थापक हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिमों के रहनुमा हम हैं, मुस्लिमों के लिए जो काम हो सकता है वो केवल मैं कर सकता हूँ। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अपने हैदराबाद के हो सकता है रहनुमा हो, लेकिन पूरे भारत के रहनुमा और पूरे भारत के मुसलमानों के रहनुमा नहीं है। ये उनकी अपनी सोच गलत है। अगर वो इस विचारधारा में जी रहे हैं तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात वो ये भी कहते हैं कि जैसे हर एक जाति वर्ग का एक नेता होता है, एक बड़ा नेता होता है, तो वैसे मुस्लिमों का एक भी नेता होना चाहिए जो उनके लिए काम करे। वो मैं बन के अगर इस जगह पहुंचाऊं तो मुस्लिमों को मेरा सपोर्ट करना चाहिए ताकि मैं कोई और अच्छे पद पे पहुंचूं, फिर मैं आगे बढ़ के काम करूं। देखो, जाति वर्ग और नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर वर्ग की जाति का जब नेता बनता है वो सबके लिए सोचता है। अब मान लो ये मुस्लिम नेता है, कि ये भारत के लोगों के लिए नहीं सोचेंगे, क्या मुसलमानों के लिए सोचेंगे? ये सोचेंगे गलत है। अगर ये मुसलमानों के नेता होते और जो तंजीम ऐसी हैं जो मुसलमानों को की हमदर्द बनती है, अभी मैं उनकी पोल ये खोल दूँ कि अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का एक मसला आया था उत्तरकाशी का, उत्तराखंड में। अब इन तंजीमों की पोल और वो हैदराबाद की पोल यूँ खुल जाती है। ये उस वक़्त उन को लोगों ने क्या काम किया, कौन सा आदमी कोर्ट में गया या कौन से किससे उन्होंने बात करी उनको समझाने की या मामला ख़त्म कराने की, ये कोई मार्केट में नहीं आया। ये अपने अपने हिसाब से ये चुनते हैं कि हमने किस विषय पे बोलना है, किस विषय पे नहीं बोलना। ये अपनी दुकान है, इनकी सबकी दुकानें चला रहे हैं। और एक तंजीम तो एक शोरूम लेके बैठी हुई है
उस शोरूम के अंदर उन्होंने मार्केट की दुकानें काटी हुई है, उसमें अलग अलग मुद्दे बिठाए हुए हैं, उसके हिसाब से वो तंजीम बोलती है। वो मुसलमानों की अच्छी बड़ी तंजीम है। उनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं फंडिंग के, बहुत लंबे चौड़े प्रोग्राम होते हैं फंडिंग के। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि हुकूमत उनकी फंडिंग की कभी इंक्वायरी भी नहीं कराती कि इनकी फंडिंग होती कहाँ से, कहाँ से पैसा आ रहा है। कहाँ से पैसा आता है। इनकी फंडिंग भी होनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। टूटने के लिए सितारा काफ़ी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफ़ी होता है। लोकतंत्र कब खतरे में था? 75 में खतरे में था लोकतंत्र। देश आज़ाद होते ही देश का विभाजन हो गया, तब लोकतंत्र खतरे में आया। जब सेना में जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के नाम पर गिनती हुई सैनिकों को बांटा गया, तब लोकतंत्र खतरे में आया। जब इस देश में दंगे फसादों का एक लंबा इतिहास रहा, तब लोकतंत्र खतरे में आया। देखिए, लोकतंत्र अब सुरक्षित हाथों में है। अच्छा। तो जिन लोगों के समय में लोकतंत्र खतरे में आया, बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठूसा गया, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर आरिफ बेग साहब तक जेल में रहे 19 महीने तक, तब लोकतंत्र खतरे में था। अभी लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षित हाथों में। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी के माथे से पप्पू का टैग हट जाए, मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है। इसलिए वो ऐसे बयान ना दे अमेरिका में जाकर भारत में मुसलमानों की दशा खराब है, जो स्थिति सिखों की थी, जो दलितों की थी, वो आज मुसलमानों की है। तो सिखों की, दलितों की स्थिति जी आप ही के राज में थी, तो आप क्यों अपने आप की मटिया मेट करने पे तुले हो? एक हमारे सम्माननीय नेता हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष के सम्माननीय नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, दोनों सम्माननीय हैं। एक के माथे पर पप्पू का टैग लगा रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसी बयानबाजी बंद करें जिनसे उनके माथे से पप्पू का टैग हट जाए। मैं तो ये चाहता हूँ। अभी जैसे अपने देश में देखा जा रहा था कि जब अभी हाल में ही वो चुनाव टाइम पे, कर्नाटक चुनाव के टाइम पे वो ट्रक से यात्रा कर रहे थे। अभी अमेरिका गए तो अमेरिका में ट्रक में यात्रा कर रहे हैं, और फिर वो अपने ट्विटर में और सोशल मीडिया के माध्यम से वो शेयर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखो हम कितने छोटे तबके के लोगों से मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। यहीं आप बीजेपी के नेताओं को देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, या कोई भी मंत्री को देख लीजिए, तो इन लोगों से बात नहीं करता है। वो अपने आप को नीचे तबके के लोगों से जुड़ाव रखते हुए बात करते हैं। जी, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होई। जब वो 60-70 साल सत्ता में थे, तब वो अपनी अमेठी की हालत ही सुधार लेते। आज भी अमेठी का बस स्टैंड जाकर देखिए, रायबरेली का बस स्टैंड जाकर देखिए, वो लोग सांसद रहे एक लंबे, तब क्या स्थिति थी। वो अब बैठना चालू किए आम जनता के समय साथ जब दुख आया है। तो अभी दुख में भगवान जी की आरती भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, गंगा जी की भी आरती कर रहे हैं, यमुना जी की भी आरती कर रहे हैं, ट्रक में भी चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? जोड़ो यात्रा भी निकाल दी। भगवान की दया से और आप जैसे मित्रों की दुआ से 15,000 किलोमीटर में पैदल चला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। लेकिन आपका नाम तो कहीं नहीं आया ना कि आप 15,000 किलोमीटर चले। राहुल गांधी को पूरा देश जानता है कि भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने करी। आपके चैनल का क्या नाम है? हमारे चैनल का पॉलिटिकल अड्डा नाम है। पॉलिटिकल अड्डा ने मेरी पदयात्रा को क्यों नहीं दिखाया? राहुल गांधी की यात्रा को क्यों दिखाया? पॉलिटिकल अड्डा, पॉलिटिकल अड्डा आम जनता। ये मोहम्मद फैज़ खान की पदयात्रा लेह से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी 15,000 किलोमीटर पैदल चला, आदि शंकराचार्य के मार्ग पर चला। आपने मुझे नहीं दिखाया। आप दोबारा अगर यात्रा करेंगे तो पॉलिटिकल अड्डा वादा करता है आपसे कि आपकी यात्रा के पीछे पीछे वो चलेगा। पॉलिटिकल अड्डा मेरे साथ चले और अब मैं विश्व की यात्रा करूंगा, पूरे विश्व की पदयात्रा करूंगा। ये मेरा वादा है पॉलिटिकल अड्डा के चैनल में मैं कह रहा हूँ। आप हमारे साथ चलिएगा। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने करी, क्या इसके पहले भारत टूटा हुआ था? भारत को जोड़ने की जरूरत थी? देखिए, अखंड भारत का नारा हम बहुत पहले से लगाते हुए आ रहे हैं, और ये पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये सांस्कृतिक और भावनात्मक नारा है। कराची हमारा है, ढाका हमारा है, बर्मा हमारा है, कंधार काबुल हमारा है, बामियान भी हमारा है, गौतम बुद्ध भी हमारे हैं, महावीर भी हमारा है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है तो तक्षशिला विश्वविद्यालय भी भारत का हिस्सा है, जो आज पाकिस्तान में है। आप याद रखिएगा, अखंड भारत जो है ना, हमारी भावनाएं और हमारी संस्कृति का प्रतीक है, पॉलिटिकल प्रतीक नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी आज राजनीति के तहत भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये संस्कृति के तहत और भावनाओं के तहत नहीं कर रहे हैं। भारत को फिर से भावनात्मक रूप से जोड़ना है। भारत टूटा हुआ है,
पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश के रूप में, उसको भावना के रूप में फिर से जोड़ना है। पर इस पर राजनीति ना की जाए, बल्कि इसमें बैठकर सोच समझकर हर समुदाय को साथ लेकर, तुष्टीकरण ना करके सबको साथ लेकर इस पे काम किया जाए तो निश्चित रूप से एक भावनात्मक रूप से देश में जो एक टूटन है किन्हीं कारणों से, वो दूर हो जाएगी। वैसे तो राजनीतिज्ञ कितना भी कुछ कर लें, ये देश की एकता, क्योंकि हम ईद मनाते हैं जी, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मित्र बैठते हैं, कोई नेता कुछ भी कहता रहे, हमारी एकता को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।